नमस्कार बच्चों, पुनः स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आपका पीछे का अध्याय 18 शरीर धर्म एवं परिसंचरण पूरा हो चुका है, जिसके 11 पार्ट्स हमने पढ़े थे। बिल्कुल शानदार तरीके से हमने उस चैप्टर का अध्ययन किया। आशा करता हूँ आप सभी ने उसको नोटबुक में नोट कर लिया है और अच्छी तरह से याद भी कर लिया है। आज हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और प्यारे बच्चों, अध्याय है आपके 19 नंबर। कितने नंबर? 19 नंबर अध्याय की बात करेंगे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनके निष्कासन। उत्सर्जी उत्पाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, उत्सर्जी उत्पाद और उनके निष्कासन। सबसे पहले हम उत्सर्जी पदार्थों की बात करेंगे। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, उत्सर्जन एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन की प्रोसेस जो है हमारे शरीर में किस प्रकार से होती है, उन सब बातों को हम लोग एक विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने हृदय परिसंचरण तंत्र को पढ़ा है, दोहरा परिसंचरण तंत्र को पढ़ा है, शरीर द्रव को पढ़ा है, उसी प्रकार से हम लोग आज से शुरुआत करते हैं आपके अध्याय नंबर 19 का। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम जो पढ़ रहे हैं अध्याय, उसकी प्रस्तावना क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि शुरुआती जो बातें हैं वो क्या होनी चाहिए। उसके बाद भी जैसा आपको दिख रहा है, मैं आपको परिभाषा के बारे में जो है वो बताऊंगा। प्यारे बच्चों, शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। आप सबको पता है उपापचयी क्रियाएं, अपचयी और उपचयी, अर्थात जटिल खंडों को सरल में और सरल को जटिल में बदलना उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हो जाता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण जो है वो हो जाता है। बस यही नाम इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज का हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन कहलाती है। अब प्यारे बच्चों, बात आती है कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। बात करेंगे पूरे वीडियो में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों की। प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ, उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। कोई भी जीव हो, यहाँ तक कि आपको बता देता हूँ, पादप भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के जीव में अलग अलग प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है। मानव की बात करेंगे हम, मानव में विकसित जो है उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। प्यारे बच्चों, उत्सर्जन की बात करते हैं। उत्सर्जन में परिभाषा मैंने आपको बता दी, सीधी सी परिभाषा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, किस रूप में होते हैं। ये द्रव और ठोस के रूप में उत्सर्जित होते हैं, या तो तरल होंगे या फिर ठोस होंगे। इन अगर बात करें आगे वाली लाइन की, देखिए, उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य शरीर के आंतरिक रासायनिक संगठन को साम्य अवस्था में बनाए रखना होता है। प्यारे बच्चों, ये लाइन आपको रटनी ही पड़ेगी। उत्सर्जन क्यों किया जाता है, इसका मेन कोई नहीं बताता, बहुत कम लोग बताते हैं कि उत्सर्जन का उद्देश्य यही है कि भी अपशिष्ट पदार्थ शरीर में होते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक हो तो बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल, ये बात भी सही है, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया गया, समस्थापन, होमियोस्टेटिस। होमियोस्टेटिस ये क्या होता है? शरीर को एक संतुलन अवस्था में रखने के लिए, एक साम्य अवस्था में रखने के लिए हमें समय समय पर उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, ये होता है समस्थापन। बात करते हैं उत्सर्जन की परिभाषा।
तो उत्सर्जी पदार्थों को या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है प्यारे बच्चों। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हो, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर, जैसे नाइट्रोजन अपशिष्ट बार बार आ रहा है, एक बार इनके नाम बता देता हूं। अमोनिया है, यूरिया है, एमिनो अम्ल है, यूरिक अम्ल है। ये हम 4 प्रकार के मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों की बात करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर करते हैं। उसके आधार पे उनकी उत्सर्जन की क्रिया को भी उसी आधार पे नाम दिया गया है। जैसे अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनियोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नाम दिए गए। हम उदाहरण सहित जो है इनकी बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों की। तो प्यारे बच्चों, अब जैसा आपको दिख रहा है, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? उन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों की बात जो है वो करने वाले हैं। विभिन्न वर्गों के जंतुओं में निम्नलिखित नाइट्रोजन उत्सर्जी उत्पाद जो है वो पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको नाम बताया, एमिनो अम्ल पहला है, दूसरा अमोनिया, तीसरा हम यूरिया बात करेंगे अगले पेज पे, चौथा जो है वो आपके रहेगा यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 4 नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों की बात करेंगे जंतुओं में। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 1 नंबर जो है वो है आपके एमिनो अम्ल। कौन सा है? एमिनो अम्ल। प्यारे 1 नंबर हम लोग बात करते हैं एमिनो अम्ल की। तो कुछ जंतु जो हैं उनके उपापचयी क्रियाओं में प्रोटीन के पाचन से एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। प्रोटीन के पाचन से एमिनो अम्ल, आप सब जानते हो एमिनो अम्लों से ही प्रोटीन बने हुए होते हैं। जब हम लोग प्रोटीन को तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो पेप्टोन्स बनते हैं। पेप्टोन्स क्या बनते हैं? पेप्टोन्स। पेप्टोन्स को तोड़ेंगे पेप्टाइड आएंगे, पॉलीपेप्टाइड आएंगे, पॉलीपेप्टाइड को तोड़ेंगे पेप्टाइड आएंगे। ठीक है ना? और पेप्टाइड को जब तोड़ देते हैं तो वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब प्रोटीन जो होती है वो एमिनो अम्लों से ही मिलकर बनी हुई होती है। तो प्यारे बच्चों, एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं और उन्हीं को ही उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। इसलिए ऐसे प्राणी जो एमिनो अम्ल को नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उनको एमिनोटेलिक प्राणी कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, लेकिन ध्यान रखने वाली जो बात है वो है प्यारे बच्चों उदाहरण की। किसकी है? उदाहरण की। उदाहरण आपको याद रखना है मोलस्का संघ के प्राणी, जो सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं, मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं, वो जैसे यूनियो, ठीक है ना, यूनियो का आकार इस प्रकार से होता है, आप लोग आगे बड़ी क्लास में देखोगे। कुछ इकाइनोडर्मेटा भी, जो जिनके त्वचा पे सूल पाई जाती हैं, वो भी कुछ जंतु ऐसे हैं जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। आगे चलते हैं 2 नंबर पे। प्यारे बच्चों 2 नंबर है अमोनिया। 2 नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों? अमोनिया। अमोनिया का निर्माण, देखो मैं साथ में निर्माण और बता रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोग ध्यान देना इस बात पे। मैंने कहा कुछ जंतु प्रोटीन, भाई उपापचय क्रिया तो प्रोटीन का पाचन करते हैं जिससे वो लास्ट में एमिनो अम्ल में बदल जाती है और वही अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं। उसी प्रकार कुछ जंतु जो है अमोनिया का निर्माण करते हैं लीवर में प्रोटीन के डीएमिनेशन से। किससे? डीएमिनेशन के द्वारा उनका क्या, यकृत में प्रोटीन से अमोनिया का निर्माण जो है वो होता है। प्यारे बच्चों, यह अत्यंत विषैली गैस होती है। NH3 की अगर बात करें तो यह अत्यंत विषैली गैस होती है और इसके उत्सर्जन के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर इसके उत्सर्जन के लिए क्या होती है? अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। कुछ समुद्री नॉन कोडेट्स होते हैं जिनके रक्त की अगर बात करें,
उसमें प्रति 100 मिलीलीटर में 4 से लेकर 4.8 मिलीग्राम अमोनिया पाई जाती है। 4 से लेकर 4.8 मिलीग्राम अमोनिया जो है वो पाई जाती है। जिन प्राणियों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का निर्माण होता है, उन प्राणियों को अमोनोटेलिक प्राणी या अमोनियो उत्सर्जी प्राणी कहा जाता है। अब अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होगी, तो ये अमोनिया, क्योंकि अमोनिया जल में विलय होती है और जो विसरण क्रिया द्वारा उसे क्या कर देती है, बाहर कर देती है प्यारे बच्चों। तो अगर हम लोग बात करें अब कि इस प्रकार अमोनियोटेलिक प्राणी कौन से होते हैं, तो प्यारे बच्चों प्रोटोजोआ हो गया। कौन हो गया? प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ के अंदर आप लोग प्लाज्मोडियम बता सकते हो। पोरीफेरा हो गया, छिद्र वाले प्राणी, स्पंज जिन्हें बोला जाता है। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हो गए। आर्थ्रोपोडा आप लोग जानती हो, इंस्केट जो इंसेक्ट फाइलम आता है, कीट वर्ग जो आता है, क्लास आती है, वो सब इसी के अमोनिया उत्सर्जी प्राणी होते हैं या अमोनियोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे। इसके बाद बात करते हैं और अन्य उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं तो क्रिस्टेशिया वर्ग हो गया, मेंढक का टेडपोल लार्वा हो गया। आपको पता है ये मेंढक जो होता है उसमें लार्वा पाई जाती है, टेडपोल उभयचर का प्राणी है। एलवणीय कुछ अस्थिल मछलियां भी हो गई। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण हो गए? अमोनियोटेलिक प्राणियों के। इसके बाद यूरिया की बात करते हैं जिसमें हम लोग आते हैं। यूरिया ऐसे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का निर्माण करते हैं या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी या यूरिया उत्सर्जी प्राणी जो है वो कहलाते हैं। यूरिया अमोनिया की तुलना में थोड़ा कम विषैला होता है तथा इसके उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। यकृत में अमोनिया और CO2 के संयोजन से यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया एक ऐसा पदार्थ है, सबसे पहले प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थ यही तैयार किया गया था। कौन? यूरिया जो है वो तैयार किया गया था। अब एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य के मूत्र में प्रति 100 मिली 2 ग्राम यूरिया पाया जाता है। कितने ग्राम? 2 ग्राम। तथा समुद्री मछलियों में इसकी मात्रा जो है वो 2 से 2.5 ग्राम भी 2 से 2.5% हो सकती है, जिससे इसके शरीर का द्रववती प्रासरणी बना रहता है। अब हाइपरटोनिक द्रववती प्रासरणी, एक होता है अल्प प्रासरणी, एक होता है अति प्रासरणी। आप लोग रसायन विज्ञान में इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ते हो। यूरिया के निर्माण की बात करें तो इस प्रकार से यूरिया का लीवर के अंदर, आपको मैं बता देता हूं, यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? लीवर में होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोगों को क्या बताना है? कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है। इसके बाद में बात करें यदि प्यारे बच्चों आगे, तो 2NH3 + CO2 मिलकर NH2CO NH2 ये यूरिया का सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। साथ में जल का निर्माण भी होता है। उदाहरण एनेलिडा हो गया, एनेलिडा के अंदर केंचुआ हो गया, उपास्थल मछलियां हो गई, ठीक है, एम्फीबिया हो गए, उभयचर हो गए, और जितने भी स्तनधारी हैं, मैमेलिया वर्ग के जो प्राणी हैं, वो सब इसी का उत्सर्जन जो है वो करते हैं। लास्ट की ओर चलते हैं, उसके बाद में आगे वाले वीडियो में मानव उत्सर्जन, यूरिक अम्ल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूरिक अम्ल की जो है वो बात करते हैं। प्यारे बच्चों यूरिक अम्ल की यदि बात करते हैं तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। यूरिक अम्ल यूरिया की तुलना में कम विषैला होता है। सबसे ज्यादा अमोनिया के बाद यूरिया, यूरिया के बाद में यूरिक अम्ल। इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है। ये अर्ध ठोस अपशिष्ट के रूप में शरीर से क्या निकलता है? बाहर। ना तो पूरा ठोस होता है और ना ही तरल होता है। जैसे पक्षियों की जो मल होता है, जिसे हम लोग बीट बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो जो है उसमें यूरिक अम्ल की मात्रा होती है। ठीक है, यदि मनुष्य में न्यूक्लिक प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करता है तो उसके मूत्र में लगभग 2 ग्राम मात्रा यूरिक अम्ल की होती है। यूरिक अम्ल रासायनिक रूप से अगर बात करें तो वो 2,6,8 ट्राईऑक्सीप्यूरिन होता है। अब देखो रासायनिक दृष्टि से ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप लोगों को याद रहे तो आप लोग रखो इसको याद। बात करें एग्जाम्पल की तो कीट वर्ग हो सकता है, सरीसृप हो सकते हैं,
कुछ मरुस्थलीय स्तनधारी भी हो सकते हैं, और पक्षी तो इसी में आएंगे, और साथ में स्थलीय घोंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों की बात की है। मेरा और भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग एक्सक्रीशन सिस्टम अनिल ढाका लगाकर सर्च करोगे, 4-5 वीडियो और आएंगे उत्सर्जन से संबंधित। अगर आप लोग बोर्ड पर इसको समझना चाहते हो तो साथ में मैं लिंक लगा देता हूं, आप लिंक पे ओके करके वहां से वीडियो देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे वाली क्लास तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।